मेरा नाम है शहज़ाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आइटल एनर्जी के जितने भी इन्वर्टर्स हैं 4 केवी, 6 केवी, IP54 की रेटिंग में, उनकी सेटिंग के बारे में सीखेंगे कि इनकी जो सेटिंग है वो कैसे की जाती है। लास्ट वीडियो में मैंने या इसकी स्क्रीन इन्वर्टर की स्क्रीन के ऊपर वीडियो बनाई थी कि इसकी स्क्रीन की जो सेटिंग है वो कैसे की जाती है, और आज हम इसके जो यूज़र मैनुअल है उसके उस वहाँ से सेटिंग करना इसकी सीखेंगे। तो ये मैंने इसका यूज़र मैनुअल का लिंक जो है वो पीडीएफ में नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है और कमेंट सेक्शन में भी लिंक दिया हुआ है। आप वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी जो सेटिंग है वो देख सकते हैं। आज मैं इसके बारे में कंप्लीट डिटेल से एक-एक चीज़ आपको समझाऊँगा। आपने वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो आपको चीज़ समझ आएगी कि इसका कौन-सा पैरामीटर्स कैसे सेलेक्ट करना है और क्यों करना है, और इस किस कौन-सा पैरामीटर किस सेटिंग के साथ आपस में जुड़ा हुआ है। तो बहुत मेहनत लगती है ये प्रेज़ेंटेशन बनाने में, तो इसको चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर लें। तो मेन अपने टॉपिक्स की तरफ आते हैं। तो ये देखिए आप की स्क्रीन के ऊपर जो इन्वर्टर की जो स्क्रीन है उसकी इस तरह की आएगी आपको, जब आप उसे ऑन करेंगे। तो पहले बटन के बारे में देख लेते हैं। 4 बटन है। एक ये है एस्केप बटन, और ये है अप, ये है डाउन एरो, और ये है सिलेक्शन की। आपने क्या करना है, इस सिलेक्शन की को 3 सेकंड के लिए दबाए रखना है। तो इसको दबाएँगे तो आपके सामने ये सेटिंग आ जाएगी, सेटिंग नंबर 1 होगी। उसके बाद सेटिंग नंबर 2 आएगी, फिर 3 आएगी और सेटिंग नंबर 4 आएगी। यानी कि आप नीचे करते जाएँगे तो ये सेटिंग चेंज होती जाएँगी। अब ये वोल्ट्रॉनिक की तरह इन्वर्टर्स नहीं है, इनकी जो सेटिंग है वो पहले 3 या 4 पहले 4 आती है, फिर उसके बाद आप सेटिंग इसमें जाएँगे तो सेटिंग आएगी। तो जो यहाँ पे नंबर 1 होगी वो सेटिंग है वो आगे आएगी, ये वाली सारी सेटिंग जो है वो यहाँ पे आनी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद सेटिंग नंबर 2 है जो है एनर्जी स्टोर डाटा, यानी कि जितनी पीवी की एनर्जी है वो आप सेटिंग नंबर 2 से देख सकते हैं। उसके बाद सेटिंग नंबर 3 है जो कि बीएमएस से रिलेटेड है, आपका जो बीएमएस है उसकी इन्फॉर्मेशन बताएगा। अगर आपने लिथियम आयन बैटरी लगाई हुई है तो आपका जो बीएमएस है वो सारी डिटेल बताएगा कि बैटरी की वोल्टेज कितनी है, परसेंटेज कितनी है, कितने एम्पेयर से चार्ज हो रही है और बैटरी की स्टेट क्या है। उसके बाद सेटिंग नंबर ये 4 है रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में कि ये जो इन्वर्टर है ये कितने केवी का है और इसका पावर फैक्टर क्या है, और इसके बारे में बस ये डिटेल इसकी होगी। तो उसके बाद आप सेटिंग नंबर 1 में ये एंटर करेंगे, ये वाला बटन यहाँ पे जाके, तो आप जो सेटिंग है वो इस सेटिंग में एंटर हो जाएँगे। अब सेटिंग नंबर 00 है एस्केप सेटिंग। वो जो वोल्ट्रॉनिक इन्वर्टर्स हैं उनमें ये जो सेटिंग है यहाँ से रीसेट हो जाता है और यूएसबी लगा के फर्मवेयर किया जाता है और प्रोग्रामिंग वगैरह की जाती है। यहाँ से हम लोग इन्वर्टर के लॉग्स भी हैं वो भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लॉग्स वो होते हैं कि जो इन्वर्टर के अंदर काम चल रहा होता है कि इन्वर्टर ने किस टाइम क्या किया और किस टाइम क्या किया, जहाँ से फॉल्ट हम लोग ट्रेस कर सकते हैं। तो उसके आखिर में इस इन्वर्टर्स में, आईटेल के इन्वर्टर्स में ये सेटिंग जो है ये किसी काम की नहीं है। इसकी जो सेटिंग है वो किसी और तरीके से इसके जो प्रोग्राम्स हैं वो होते हैं। इस यूज़र मैनुअल में उन्होंने इतना नहीं बताया हुआ, और इस यूज़र मैनुअल में उन्होंने इस इन्वर्टर को ऑनलाइन का तरीका भी नहीं बताया हुआ। यानी कि ये इलेक्ट्रॉनिक से बिल्कुल हट के हैं, और ये मुझे लगता है ये सॉफ्टवेयर किसी और बंदे ने बनाया है और जो यूज़र मैनुअल है वो किसी और ने बनाया है। यूज़र मैनुअल में कुछ ऐसी चीज़ें हैं ही नहीं जो इन्वर्टर की स्क्रीन पे आती हैं, और जो इन्वर्टर की स्क्रीन पे चीज़ें हैं वो यूज़र मैनुअल में नहीं है। वो मैं आगे आपको दिखाऊँगा कि कौन-कौन सी इन्होंने ये स्कीम लगाई हुई है। अच्छा, इसके बाद सेटिंग नंबर 1 में आ जाते हैं। ये सेटिंग है, ये है बैटरी टाइप की। बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने एजीएम रखा हुआ। अब एजीएम की जो बैटरीज़ हैं वो सबसे लो क्वालिटी की बैटरी, यानी कि इनकी जो पैरामीटर्स है ना, फ्लोटिंग वोल्टेज, बल्क वोल्टेज और कट ऑफ वोल्टेज, वो बहुत ही कम रखे जाते हैं, ताकि जो आपकी जो बैटरी है वो कोई भी लगाइए एजीएम करेंगे तो आपकी बैटरी को ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला, यानी कि वो बैकअप कम देगी। और उसके बाद फ्लडेड बैटरीज़ हैं, ये जो फ्लडेड हैं ये टॉल ट्यूबुलर के कहते हैं। यानी कि ये जो एजीएम है ये लाइट कंडीशन है, और जो फ्लडेड है ये इनकी थोड़ी-सी हैवी कंडीशन वाली है, यानी कि इनके बल्क चार्जिंग भी ज़्यादा होंगे, और इसके जो वोल्टेज हैं, कट ऑफ और फ्लोटिंग वोल्टेज वो भी इनके ज़्यादा होंगे। और उसके बाद है यूज़र डिफाइन। यूज़र डिफाइन में अगर आपके पास कोई भी बैटरी है, यानी कि पाकिस्तान में काफ़ी बैटरी है, अब अगर आपने कोई भी बैटरी लगा दी और आपको पता नहीं है कि ये बैटरी कौन-सी है, तो आपने यूज़र डिफाइन पे कर लेना है, और उस बैटरी के साथ जो यूज़र मैनुअल आया होगा और कंपनी वालों ने बताया होगा कि इसे इस वोल्ट से चार्ज करना है, यहाँ से डिस्चार्ज करना है और इतने एम्पेयर से करना है, आप यूज़र डिफाइन सेलेक्ट करके इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बल्क वोल्टेज और कट ऑफ वोल्टेज और फ्लोटिंग वोल्टेज सेट कर सकते हैं। उसके बाद लिथियम बैटरी है, अगर लिथियम लगाएँगे तो सारे पैरामीटर्स ऑटोमैटिकली आपके मैनेज हो रहे होंगे, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बल्क, फ्लोटिंग और कट ऑफ, वो बीएमएस बैटरी का खुद ही बताएगा कि मैंने कितने एम्पेयर से चार्ज होना है। तो आपने इन तीनों में से चारों में से कोई एक सेलेक्ट कर लेना जो आपकी बैटरी है। ये आपने ध्यान से ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। उसके बाद बीएमएस टाइप है। अब बीएमएस भी 2 तरह के होते हैं, उनके प्रोटोकॉल्स डिफरेंट होते हैं। अब ये बीएमएस टाइप 1 है और उसके बाद ये बीएमएस प्रोटोकॉल 0 है, ये टाइप 2 है। अब इनकी टाइप्स पे ये जो टाइप्स हैं ये बीएमएस के जो कम्युनिकेशन है उनकी बेस पे की जाती है। अब बीएमएस की जो कम्युनिकेशन है वो इनकी पोर्ट के अंदर कुछ केबल्स होती हैं जो कि RS485 ए और बी के दरमियान ये लिंक क्रिएट करने के लिए यूज़ की जाती है। तो किसी कंपनी ने बीएमएस डिफरेंट तरह के बनाए होते हैं, तो उनके साथ ये कम्युनिकेट करने के लिए ये सेटिंग उन्होंने दी हुई है। तो आपने यहाँ से अपना बीएमएस दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, अगर चल गया तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर दूसरा कर लीजिएगा। नॉर्मली ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 है, इसी पे ही बीएमएस जो है वो चल जाता है। उसके बाद है जो है सेटिंग नंबर 3 है, ये स्क्रीन के ऊपर देखिए सेटिंग नंबर 3 है, ये है बल्क चार्जिंग वोल्टेज। अब जो बल्क चार्जिंग वोल्टेज वो वोल्टेज है जिस वोल्ट से आपकी बैटरी को चार्ज करना है। अगर आपने यूज़र डिफाइन सेलेक्ट किया हुआ तो आप इसे अपनी मर्ज़ी से रख सकती हैं। नॉर्मली ये आम लेड एसिड बैटरीज़ में 28.2 रखे जाता है। अगर आपके पास टॉल ट्यूबुलर बैटरी है तो इसको 29.2 रखेंगे, अगर डीप साइकिल है तो इसे 28.8 रखेंगे। और उसके बाद
अगर आपके पास लिथियम में बैटरी है तो ये पैरामीटर सेट नहीं होंगे। अगर फ्लडेड भी लिखा हुआ है तो आपने वो भी सेट नहीं होंगे, और एजीएम अगर आपने सेलेक्ट किया हो तो ये पैरामीटर्स सेलेक्ट नहीं होंगे। ये सिर्फ एक ही कंडीशन में होंगे, वो भी यूजर डिफाइन में। और उसके बाद फ्लोटिंग वोल्टेज है, ये फ्लोटिंग चार्जिंग वोल्टेज वो वोल्टेज है, ये स्क्रीन में देख लें, वो वोल्टेज है जहाँ पे जो बैटरी है आपकी किस एक स्पेसिफिक लेवल पे जाके स्टॉप हो जाती है। यानी कि इन्वर्टर्स को थोड़ा थोड़ा करंट और थोड़े थोड़े वोल्टेज देता रहता है ताकि उसका जो लेवल है वो मेंटेन रहे और बैटरी डिस्चार्ज ना हो। अमूमन जो लेड एसिड बैटरीज हैं वो पड़ी पड़ी खुद ही डिस्चार्ज होना शुरू हो जाती हैं। वो उनके जो एसिड है उसके अंदर आयंस जो है वो मूव करके जो उसको बैटरी का लेवल है वो लो कर देते हैं, जो वोल्ट है उसके ज़ाया होते रहते हैं। तो उस वोल्ट को ज़ाया होने से बचाने के लिए जो इन्वर्टर है वो एक स्पेसिफिक करंट और वोल्ट से बैटरी को करंट देता रहता है थोड़ी देर, उसे कहते हैं फ्लोटिंग चार्जिंग वोल्टेज। और उसके बाद सेटिंग नंबर 5 है, ये वाली सेटिंग ये है लो डीसी कट ऑफ वोल्टेज। अब लो डीसी कट ऑफ वोल्टेज वो वोल्टेज है जिस वोल्ट पे आपकी जो बैटरी है वो ड्रेन होना बंद हो जाएगी। ये मतलब है आपकी बैटरी जो है 21 वोल्ट पे आएगी तो इन्वर्टर खुद ही बंद हो जाएगा। अगर 21 से नीचे अगर आपने डिस्चार्ज किया, पहली बात है इन्वर्टर 21 से डिस्चार्ज करेगा ही नहीं, 21 से नीचे ये जैसे ही 21 आएगा इन्वर्टर बंद हो जाएगा। अगर आप फिर भी 21 से नीचे बैटरी को तारे लगा के डिस्चार्ज करते हैं तो आपकी बैटरी जो है वो डेड हो जाएगी, वो दोबारा काम में नहीं आएगी अगर उसकी वोल्टेज 18 या 17 पे पहुंच गए तो। और उसके बाद सेटिंग नंबर 6 है, ये है सेटिंग बैटरी वोल्टेज एसओसी पॉइंट बैक टू यूटिलिटी मैंने सेलेक्टिंग। अगर आपने एस बी यू मोड रखा हुआ है, ये जो कि सेटिंग नंबर आपका ये आगे आएगा, ये है सेटिंग नंबर 24 में। अगर आपने एस बी यू मोड रखा हुआ तो आपकी जो सेटिंग है ये इस पैरामीटर के मुताबिक होगी। ये वो वोल्टेज है जहाँ पे आपका जो इन्वर्टर है वो उस वोल्ट पे जाके ग्रिड पे शिफ्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपका 24 वोल्ट सिस्टम है तो आपने अगर 23 वोल्ट रखे हुए हैं तो जैसे ही 23 वोल्ट आएंगे तो आपका जो इन्वर्टर है वो ग्रिड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, बिजली से करंट लेना शुरू कर देगा। और 48 मॉडल में जो कि 6 केवी का इन्वर्टर है उसमें ये सेटिंग है 46, यानी कि आप वोल्ट बाय डिफ़ॉल्ट इसके सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो और उसके बाद फिर सेटिंग नंबर 27 है कि बैटरी का वो कौन-सा वोल्टेज है जिस पे जाके बैटरी जाने के बाद दोबारा डिस्चार्जिंग हो जाए। ये भी सेटिंग नंबर 6 के साथ लिंक है। अगर आपने एसबीयू मोड रखा हुआ है तो ये जो 2, 6 और 7 सेटिंग है ये आपकी उस वक़्त काम आएँगी। वो आपने ये से फुल यानी कि 27 ही रख लेना अगर आपने फ्लोटिंग वोल्टेज जो सेट की हुई है। अमूमन ये फ्लोटिंग वोल्टेज के ही मुताबिक किया जाता है। और उसके बाद आपकी सेटिंग नंबर 9 है, ये सेटिंग में देख लें तो ये है मैक्सिमम चार्जिंग करंट। अब ये चीज़ ध्यान रख लें कि आपकी जो सेटिंग है मैक्सिमम चार्जिंग, ये सोलर की और ग्रिड की, ये दोनों की मिला के चार्जिंग है। यानी कि आपने अगर 60 एम्पेयर इसके रखे हुए हैं ना तो इसका मतलब है कि 60 एम्पेयर जो हैं वो टोटल हैं, ग्रिड के भी हैं इसमें और इसमें सोलर के भी हैं। अगर आपने सेटिंग नंबर जो आगे आएगी आपकी चार्जिंग प्रायोरिटी सोर्स प्रायोरिटी, ये जो है 25 नंबर सेटिंग, इसमें अगर आपने CSO रखा हुआ है तो इसका मतलब है पहले पीवी से सोलर से होगा, फिर उसके बाद फिर ग्रिड से होगा चार्जिंग। ये प्रायोरिटी अगर आपने रखी हुई है और सेटिंग आपने ग्रिड से चार्जिंग 10 एम्पेयर रखी हुई है तो 50 एम्पेयर जो है वो आपके सोलर से चार्ज होंगे और जो 10 एम्पेयर है वो ग्रिड से चार्जिंग होगी। ये इस तरह से मैकेनिज्म काम कर रहा होता है। जो सेटिंग नंबर 9 है वो उस सेटिंग के साथ मिलकर काम कर रही होती है सेटिंग नंबर 10 के साथ। अब सेटिंग नंबर 10 है मैक्सिमम यूटिलिटी चार्जिंग। अब इन्होंने बाय डिफॉल्ट देखे 60 एम्पेयर रखे हुए हैं। 60 एम्पेयर तो नहीं रखने चाहिए थे, तो इन्होंने पता नहीं जानबूझ के ये 60 एम्पेयर रखें ताकि इनकी जो बैटरी है वो ओवर चार्जिंग हो या ख़राब हो जाए या पता नहीं क्या सीन है इनका। तो इनको ये इतने तो नहीं रखने चाहिए, एटलीस्ट इनको ये चार्जिंग जो एम्पेयर है वो 40 एम्पेयर से ज़्यादा नहीं रखने चाहिए थे। और उसके बाद जो ग्रिड से चार्जिंग है वो उन्होंने 30 एम्पेयर रखी हुई है। अब जो 60 ऊपर है 30 नीचे, इसका मतलब है सोलर से जो आपकी है चार्जिंग वो 30 एम्पेयर होगी और जो नीचे चार्जिंग है आपकी वो 30 एम्पेयर से होगी। तो दोनों मिलके ये ग्रिड की जो चार्जिंग है वो काम कर रही होती है। और उसके बाद सेटिंग नंबर 20 है, ये है एसी आउटपुट मोड। अब ये जो इन्वर्टर है अगर बैटरी मोड पे या सोलर मोड पे काम कर रहा है और ग्रिड अवेलेबल नहीं है तो ये जो है ये सिंगल मोड पे काम करेगा या पैरेलल मोड पे। तो ये 4 केवी के इन्वर्टर्स में जो है ये सिंगल मोड ही आता है, इसमें पैरेलल मोड नहीं है। अगर आपने 6 केवी का इन्वर्टर लगाया तो आप इसे पैरेलल मोड में कर सकते हैं। उसके बाद सेटिंग नंबर 21 है, ये आउटपुट वोल्टेज है। ये आउटपुट वो वोल्टेज है जब आपका इन्वर्टर बैटरी मोड पे या सोलर मोड पे काम कर रहा होगा। अगर ग्रिड के ऊपर है यानी कि ग्रिड अवेलेबल है और ग्रिड को चला रहा है एसयूबी मोड या यूएसबी मोड, तो जो ग्रिड से वोल्टेज आएंगे वही वोल्टेज आपके घर में सप्लाई होंगे इन्वर्टर के आउटपुट में। उसके बाद सेटिंग नंबर 22 है, ये आउटपुट फ्रीक्वेंसी है। अब ये फ्रीक्वेंसी बैटरी मोड और सोलर मोड पे काम करेगी। अगर आपकी ग्रिड अवेलेबल है तो जो ग्रिड से फ्रीक्वेंसी आ रही है ये वही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। मसलन कि ग्रिड से अगर 50 हर्ट्ज पाकिस्तान में आ रही है तो इन्वर्टर ने भी 50 ही निकाली है, वो 60 कर ही नहीं सकता उसे। अगर इन्वर्टर बैटरी मोड या सोलर मोड पे कर रहा है तो फिर इसे 60 करेंगे तो फिर ये चेंज होगी, फिर ये 60 पे काम करेगा क्योंकि ग्रिड की जो फ्रीक्वेंसी इसको चेंज करना इम्पॉसिबल है जब तक कि ग्रिड वाला खुद ना करें। तो बैटरी के जो वोल्ट है उसको 24 वोल्ट से ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए ये फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज़ की जा सकती है। उसके बाद सेटिंग नंबर 23 है, वो है यूटिलिटी इनपुट रेंज। अब ये अप्लायंसेस और यूपीएस है। अब अप्लायंसेस में क्या होता है कि जो आपकी वोल्टेज रेंज है वो थोड़ी सी वाइड रेंज होती है और जो यूपीएस में वो रेंज जो है वो नैरो हो जाती है। यानी कि जो अप्लायंसेस अगर आप रखेंगे तो जैसी लाइट जाए जैसी ग्रिड जाएगी, आपका इन्वर्टर ग्रिड पे चल रहा था रात को, जैसी ग्रिड जाएगी और बैटरियों पे शिफ्ट होगा तो लाइटें जो हैं और पंखा एक छोटा सा झटका लेगा। अगर आपका कंप्यूटर होना तो वो रिस्टार्ट हो जाएगा, बंद होकर दोबारा चलेगा। और अगर यूपीएस रखा हुआ है तो ये आपकी जो चीज़ें हैं ये बंद नहीं होंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि लाइट आई है कि लाइट गई है। लेकिन इसमें ये है अगर आपके एरिया में वोल्टेज बहुत ही कम है, 170 से लेस देन है, तो
ये यूपीएस वाला जो मोड है ये आपका काम नहीं करेगा, उस वक़्त आपका जो अप्लायंसेस है यही काम करेगा और आपको पता लग जाएगा कि लाइट आई है या गई है वो अप्लायंसेस में। और बाय डिफ़ॉल्ट इसको अप्लायंसेस ही रखा जाता है ताकि इन्वर्टर पे एकदम अचानक से लाइट जाए तो बैटरियों के ऊपर और इन्वर्टर के जो आईजीबीटीज़ है उनके ऊपर अचानक लोड ना आए। ये इसलिए अप्लायंसेस ही रखा जाता है। और उसके बाद सेटिंग नंबर 24 है वो है आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी। ये तो सबको पता होगा कि पहले सोलर है, फिर यूटिलिटी और फिर बैटरी। आपने प्रायोरिटी देनी है कि पहले सोलर इस्तेमाल हो, फिर यूटिलिटी और फिर बैटरी हो। और उसके बाद दूसरी सेटिंग है यूटिलिटी, सोलर और बैटरी, यानी कि पहले यूटिलिटी इस्तेमाल हो, फिर सोलर हो, फिर बैटरी हो। और थर्ड नंबर पे है एसबीयू। अब ये जो सेटिंग है पहले सोलर होगा, फिर बैटरी होगा, फिर यूटिलिटी होगा। और उसके बाद आपकी सेटिंग नंबर 25 है, ये है चार्जर सोर्स प्रायोरिटी, कि आपने जो बैटरी का वो चार्ज किससे करवाना है। पहले 25 नंबर में ये पहले नंबर पे सीएस तो पहले सोलर से होगी, अगर सोलर अवेलेबल नहीं है तो रात को ग्रिड से चार्जिंग होगी। वो भी सेटिंग जो आपने ये पीछे रखी हुई थी इसके मुताबिक होगा। अगर आपने कितने वोल्टेज इसके रखे हुए थे, ये वोल्टेज है यहाँ पे 10 नंबर सेटिंग में 30 एम्पीयर से चार्ज होगी आपकी बैटरी। और उसके बाद एसएनयू है, ये सोलर और यूटिलिटी दोनों मिल के चार्ज करेंगे। और उसके बाद बस ओनली सोलर, आपकी जो बैटरी है सिर्फ सोलर से ही चार्ज होगी। और उसके बाद सेटिंग नंबर 26 है, इन इन्वर्टर्स में जो ग्रिड फीडिंग का ऑप्शन है वो भी इन्होंने दिया हुआ है। तो आप इसे ग्रिड फीडिंग, अगर ग्रीन मीटर लगवाया हुआ है तो आप इसे इनेबल कर सकते हैं। ये अमूमन डिसेबल ही रखा जाता है। अगर इनेबल करेंगे तो ग्रीन मीटर नहीं लगा हुआ तो आपका जो मीटर है वो रिवर्स में चला जाएगा और आपके ऊपर केस वगैरह भी हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से। और उसके बाद सेटिंग नंबर 27 है ओवरलोड बाईपास फंक्शन। अब जैसे ही ये इन्वर्टर बैटरी मोड पे काम कर रहा होगा तो ग्रिड को आपने थर्ड प्रायोरिटी में रखा हुआ है, यानी कि सोलर, बैटरी और यूटिलिटी। तो जैसे ही आपका जो बैटरी के ऊपर लोड आएगा तो इन्वर्टर ऑटोमेटिकली ग्रिड के ऊपर शिफ्ट कर देगा। अब ये जो सेटिंग है, ये सेटिंग एक और सेटिंग है वोल्ट्रॉनिक के इन्वर्टर्स में होती है, मैक्सिमम बैटरी डिस्चार्जिंग करंट उसके साथ लिंक होती है। अगर ये सेटिंग आप सेट कर देंगे इनेबल, तो बैटरी के एक स्पेसिफिक एम्पेयर के ऊपर जाके ये काम करेगी सेटिंग। वो सेटिंग जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है। ये वोल्ट्रॉनिक इन्वर्टर्स, उनका यूज़र मैनुअल में ये लिखा हुआ है 40 नंबर 1 में मैक्सिमम बैटरी डिस्चार्जिंग करंट। ये अगर आप यहाँ पे 30 एम्पेयर आप जितने मर्जी सेलेक्ट करेंगे, मसलन आपने 70 एम्पेयर सेलेक्ट किया है और आपने अचानक एकदम कोई मोटर चलाई है, तो जैसे 70 से ज़्यादा जाएंगे तो आपका जो इन्वर्टर है वो ओवरलोड करके ग्रिड के ऊपर शिफ्ट कर देगा। ये सेटिंग यानी कि उसके साथ मिलकर काम करती है और इस इन्वर्टर्स में ये सेटिंग बिल्कुल भी नहीं है, जो इसकी मैक्सिमम डिस्चार्जिंग करंट ये वाली सेटिंग। और इसके बाद सेटिंग नंबर 28 है ओवरलोड रीस्टार्ट फंक्शन। अब जो इन्वर्टर है वो ओवरलोड, जैसे ही ओवरलोड होगा तो वो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा। आप इसे इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। और उसके बाद सेटिंग नंबर 29 है, ये है ओवर टेम्परेचर रीस्टार्ट। अगर आपका इन्वर्टर ऐसी जगह पे लगा हुआ है जहाँ पे जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा ममटी में लगा हुआ है या हीट एरिया में लगा, तो इन्वर्टर जो है वो बार बार रीस्टार्ट होता रहेगा। अगर आप इसने इनेबल रखा हुआ है तो इसे अमूमन इसे डिसेबल ही रखा जाता है। उसके बाद सेटिंग नंबर 40 है, ये है बैकलाइट ऑफ एलसीडी। एलसीडी की ये जो स्क्रीन है, ये जो है इसको बंद करने के लिए आपने इसे डिसेबल कर देना है। और अगर सॉरी, इसे अगर इनेबल किया हुआ है तो आपकी जो सेटिंग है ये चलती रहेगी। अगर डिसेबल किया तो ये एलसीडी कुछ ही सेकंड के बाद बंद हो जाएगी। उसके बाद सेटिंग नंबर 41 है ऑटो रिटर्न टू फर्स्ट पेज, यानी कि इन्वर्टर जो है वो ऑटोमेटिकली पहले पेज के ऊपर चला जाएगा अगर आपने इसे इनेबल किया हुआ है तो 40। अच्छा, अब एक चीज़ देख लें, ये जो फोटो है इसको मैंने रेड क्यों किया हुआ है कि ये जो सेटिंग 29 है ये इसमें यूज़र मैनुअल में है। उसके बाद सेटिंग नंबर 30 है जो कि इन्वर्टर के अंदर है लेकिन इसके अंदर नहीं है, यूज़र मैनुअल के अंदर नहीं है। अब ये जिन लोगों ने ये सॉफ्टवेयर बनाया या इन्वर्टर बनाया उनको ये नहीं पता कि हमने यूज़र मैनुअल में ये सेटिंग ऐड करनी है या नहीं करनी है। अब जहाँ तक मैंने इसको ऑब्जर्व किया और मैंने जो रिसर्च किया, पीवी ये जो सेटिंग नंबर 30 है, ये इनेबल और डिसेबल की ऑप्शन आती है। अब पीवी इनेबल और डिसेबल 30 नंबर सेटिंग ये होगी कि अगर आपने सोलर की जो इनपुट है ऊपर से वो लेनी है तो इसे इनेबल कर देगा, नहीं लेनी तो डिसेबल कर दे। अमूमन ये चीज़ें उस वक्त रखी जाती हैं जब आपने इन्वर्टर की सफाई करनी हो या इन्वर्टर को जो है वो यूपीएस मोड में चलाना हो या ग्रिड मोड में चलाना हो, आपके पास वो जो है एमपीपीटी जो है वो उसको डिसेबल करवाना हो, ये उस टाइम ये सेटिंग रखी जाती है। तो ये पता नहीं इनका क्या सीन है, इन्होंने ये सेटिंग यहाँ पे नहीं दी हुई, ये भी इनका एक खराबी है। उसके बाद आपकी सेटिंग आ जाती है 42, ये है बजर अलार्म। जैसे ही ग्रिड आएगी जाएगी तो इन्वर्टर से बजर यानी कि टी की आवाज़ आएगी। और उसके बाद सेटिंग नंबर 43 है, इसको भी मैंने रेड लाइट किया हुआ है, इसलिए किया हुआ है कि ये जो सेटिंग है ये यूज़र मैनुअल में तो है लेकिन इन्वर्टर की स्क्रीन में नहीं आती। ये देखिए 41, 42 और 43 है ही नहीं सेटिंग। अब ये जो मेरे पास इन्वर्टर आता है इसके अंदर तो ऑप्शन ही नहीं है। फ्यूचर में भी ये इसको इसमें इंसर्ट कर दें लेकिन अब ये इसकी ऑप्शन नहीं है। अब ये क्या करती है, ये वो सेटिंग है कि अगर आपकी जो सोलर से जितनी भी जनरेशन हुई है उस डाटे को स्टोर करते रहेगा। इसके लिए शर्त है कि आपका जो इन्वर्टर का जो टाइम है वो सेट होना चाहिए, टाइम डेट वो सही होना चाहिए। अगर सही होगा तो इनेबल करेंगे तो आपका जो इन्वर्टर है वो पीवी को स्टोर करता रहेगा और बताएगा कि आपने डेली के इतने यूनिट्स सोलर से बने हैं। और उसके बाद सेटिंग नंबर 44 है, ये है रीसेट डिफ़ॉल्ट। अगर इनेबल करेंगे तो आपकी जो सेटिंग है वो रीसेट हो जाएगी, यानी कि जैसे इन्वर्टर बंद करके दोबारा चलाएंगे तो आपकी सेटिंग है वो रीसेट हो जाएगी। अगर अमूमन इसे डिसेबल ही रखा जाता है।
उसके बाद सेटिंग नंबर 45 है, ये है फ़ैन की स्पीड के रिलेटेड। क्योंकि ये इन्वर्टर्स 50 IP54 की रेटिंग में आते हैं, तो इनमें जो नॉइज़ है वो बहुत ही रिड्यूस किया गया है। इसके अंदर फ़ैन मौजूद है, लेकिन फ़ैन उस वक़्त चलेंगे जब आप इसके ऊपर लोड चलाएँगी। अब ये देखिए FAN लिखा हुआ है और 45 नंबर सेटिंग है, ये यहाँ पे परफॉर्मेंस PFC का मतलब परफॉर्मेंस। अगर आपने ज़्यादा इन्वर्टर से परफॉर्मेंस लेनी है, तो ये फ़ैन है वो हाई स्पीड पे चलेंगे। अगर उसने आपने बैलेंस मोड में रखना है, BLC बैलेंस मोड में रखना है, तो आप 80% से नीचे आउटपुट रखेंगे, तो आपका जो फ़ैन है वो आहिस्ता-आहिस्ता चलेंगे और नॉइज़ कम होगा। जैसे ही इन्वर्टर के ऊपर लोड आएगा तो फ़ैन जो है वो ऑटोमेटिकली स्पीड तेज़ हो जाएँगे। अगर आपने साइलेंट मोड रखा हुआ तो इन्वर्टर के ऊपर जो 70 से नीचे 60% से नीचे लोड होगा तो वो इन्वर्टर की जो आवाज़ है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। और उसके बाद सेटिंग नंबर 46 है, ये है फेलियर रिकवरी। अगर आपके इन्वर्टर में कोई किस्म का फ़ॉल्ट आता है तो वो फ़ॉल्ट जो है वो फ़ॉल्ट स्क्रीन के ऊपर आता रहेगा और जो इन्वर्टर है वो आउटपुट देना छोड़ देगा। तो इसको अगर इनेबल करेंगे तो आपका जो इन्वर्टर है वो ऑटोमेटिकली फ़ॉल्ट को डिसेबल कर देगा और इन्वर्टर को रीस्टार्ट कर देगा या स्टार्ट करके उसको दोबारा आउटपुट को चलाना शुरू कर देगा। तो अमूमन ये जो है इसको वैसे इनेबल ही करना चाहिए ताकि किसी किस्म का फेलियर आए तो इन्वर्टर ऑटोमेटिकली इसको ऑन कर दे। उसके बाद सेटिंग नंबर 50 है, ये है टाइम सेटिंग की, साल की, यानी कि 2000 का 2023, क्योंकि ये इन्वर्टर इन्होंने आई थिंक 2023 में बनाया, तो इसलिए इनकी सेटिंग जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो 23 ही आ रही है। इनका जो सॉफ्टवेयर है वो 2023 का बना हुआ है। और उसके बाद जो सेटिंग है वो है टाइम की सेटिंग 51 नंबर सेटिंग में, और उसके बाद 52 है, ये डे की सेटिंग है। ये आपने सारी सेटिंग टाइम, डे और मिनट्स और ये सेकंड्स वगैरह ये आपने सारे सेट कर लेने हैं। और उसके बाद सेटिंग नंबर 60 आ जाती है, ये है लो डीसी कट ऑफ वोल्टेज ऑन सेकंड आउटपुट। सेकंड आउटपुट अगर आपने इनेबल की हुई है, यानी कि सेटिंग आउटपुट आपने ऑन रखी हुई है और जो सेकंड आउटपुट के ऊपर लोड चलाया, तो आप उसे अपनी मर्ज़ी से जो है उसे बंद भी करवा सकते हैं कि कितने वोल्ट पे बंद हो जाए। यानी कि अगर आपका इन्वर्टर लाइट चली गई है, ग्रिड भी नहीं है, पीवी भी नहीं है, तो आपका इन्वर्टर अगर बैटरी मोड पे काम कर रहा है, तो कितने वोल्ट पे जाके सेकंड आउटपुट ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। अमूमन वो 24 वोल्ट के इन्वर्टर में वो 24 ही रखी जाती है, क्योंकि बैटरी का जो मैक्सिमम बैकअप वोल्टेज है वो 24 वोल्ट होती है। 24 वोल्ट से 21 वोल्ट तक बैटरी जो है वो मैक्सिमम बैकअप देती है। उससे जो ऊपर वोल्ट होते हैं वो नॉमिनल वोल्ट होते हैं, फ्लोटिंग वोल्ट होते हैं, ताकि बैटरी का जो लेवल है वो मेंटेन रखा जाए। तो आपने ये इसको 24 ही सेलेक्ट कर लेना है ताकि आपका जो हैवी लोड है वो बैटरियों पे ना चले। और अगर आपका इन्वर्टर जो है 48 वोल्ट का है, तो आपने इसे 48 वोल्ट सेलेक्ट कर लेनी है। और उसके बाद सेटिंग नंबर 62 है, ये है शेड्यूल टाइम फॉर सेकंड आउटपुट ऑन। आपने टाइम लगा देना है कि इतने इतने घंटों बाद आपका जो सेकंड आउटपुट है वो ऑन होनी चाहिए। यानी कि लाइट अगर आई है, ग्रिड ऑन हो गया, तो आपका इन्वर्टर है कुछ टाइम के बाद ऑन होगा, वो टाइम आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ये 00 स्टार्टिंग टाइम है और ये 00 एंडिंग टाइम है। 23 का मतलब है 24 घंटे ही ऑन रहे। तो आप इसे 0 करेंगे तो आपका जो सेकंड आउटपुट है वो 24 घंटे ही चलता रहेगा। और उसके बाद अगर स्केड्यूल टाइम फॉर सेकंड, ये टाइम है कि आपने सेकंड आउटपुट को कब बंद करवाना है। ये अमूमन आपके घर में एसी लगा हुआ हो या कोई ऐसी हैवी लोड लगा हो, तो आप इसे किसी टाइम के में बंद करवाना चाहें तो आप इसे उस टाइम के मुताबिक बंद करवा सकते हैं। टाइम आपने जो प्रॉपर है वो सेट करना है। इसके लिए आपके इन्वर्टर का जो टाइम है वो सेट होना लाजमी। अगर इन्वर्टर का टाइम एंड डेट गलत है तो ये जो सेटिंग है वो काम नहीं करेगी। अगर आपका इन्वर्टर बंद बंद हो गया और बंद होकर दोबारा चलेगा, तो तब भी आपकी जो टाइम की सेटिंग है, टाइम और डेट वो रीसेट हो जाएंगे। आपने उसको दोबारा सेट करना है और आपने इन्वर्टर को बंद नहीं होने देना, आपने इन्वर्टर को चलता ही छोड़ना है। उसके बाद सेटिंग नंबर 64 है, ये डुअल आउटपुट की सेटिंग है। अगर डुअल आउटपुट को आप बंद करना चाहते हैं डिसेबल, तो आपकी जो सेटिंग है वो बंद हो जाएगी, नहीं चलेगी। और उसके बाद अगर आपकी सेटिंग आप उसे मतलब कि 62 और 63 नंबर के मुताबिक करवाना चाह रहे हैं, तो ऑटो पे इसके ऊपर कर दें टर्न ऑफ। यानी कि अगर इसके ऊपर करेंगे तो ये जो ये वाले है, तो इसका मतलब है कि आपकी सेटिंग 62 और 63 के मुताबिक ही ऑन होगी। अगर इसे आप ऑटो पे कर देंगे तो आपकी जो सेटिंग है वो ऑटो पे चलती रहेगी, यानी कि इनेबल ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगी। और उसके बाद सेटिंग नंबर 67 है, ये स्केड्यूल टाइम फॉर एसी चार्ज ऑन। अगर आपने बैटरियों को वापड़ा से ग्रिड से चार्ज करवाना है, तो इसे आप टाइमर लगा सकते हैं कि इतने बजे से लेकर इतने बजे तक हमारी लोड शेडिंग होती है, तो यहाँ से जो ग्रिड से चार्जिंग है वो नहीं होनी चाहिए या होनी चाहिए, वो आप इसे टाइमर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद सेटिंग नंबर 68 है, यहाँ पे आप जो है उसका एसी चार्ज को बंद कर सकते हैं कि इतने टाइम पे जो वापड़ा की जो ग्रिड की चार्जिंग है वो बंद होनी चाहिए। अब इस एयरटेल के इन्वर्टर्स में सेटिंग बहुत ही कम है और इनके अंदर ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। जो वोल्ट्रॉनिक के इन्वर्टर्स हैं उनके अंदर बहुत ही हैवी किस्म की ऑप्शंस हैं। यूज़र अपने मुताबिक बहुत सी सेटिंग कर सकता है। इवन के इन इन्वर्टर्स में जो है आपको बार-बार ब्रेकर बंद करने पड़ेंगे सुबह उठ के, शाम को, और काफ़ी मुसीबत पड़ी रहेगी। और जो इलेक्ट्रॉनिक इन्वर्टर्स हैं एटलीस्ट वो इनसे इनके सॉफ्टवेयर के लिहाज से वो इनसे काफ़ी बेटर हैं कि उनके अंदर आप इतना कस्टमाइज़ेशन कर सकते हैं। हर पैरामीटर्स को उन्होंने डिफरेंट पैरामीटर्स दिए हुए हैं कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इन्वर्टर को कर सकते हैं। अब मैंने जो अपने घर में सोलर मैक्स लगाया हुआ है, तो मैंने कभी ब्रेकर को बंद नहीं किया सुबह शाम को। इवन कि मेरा जो इन्वर्टर है वो ऑटोमेटिकली सारा काम कर रहा होता है। तो इस बताने का मकसद ये है कि आप इन्वर्टर जो है वो आपने अगर सेलेक्ट करना है तो आपने अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट करना है, चाहे वो वोल्ट्रॉनिक का लेना है, चाहे वो डाई का लेना है, या आपने एयरटेल का लेना है, जो भी है उसकी आपने बजट और आपने जो वारंटी है वो देखनी है, और इनकी जो फंक्शनैलिटी है वो देखनी है, और जो इनका सर्विस है वो आप लोगों ने देख लेनी कि कौन सी जो इन्वर्टर है वो सर्विस अच्छी दे रही है, फिर आपने इन्वर्टर वो खरीद लेना है। तो ये थी हमारी वीडियो। मुझे लगता है कि मैंने जो यूट्यूब पे सर्च किया तो एयरटेल के बारे में किसी ने इतनी डिटेल से वीडियो नहीं बनाई, ना ही किसी ने इतना समझाया है कि जो इसकी सेटिंग है कैसे की जाती है। तो मैंने मुमकिन कोशिश की है कि आपको सारी सेटिंग के बारे में डिटेल से बताया जाए कि कौन सी सेटिंग किसके कैसे काम करती है और किस सेटिंग का लिंक किस सेटिंग के साथ है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और इसी तरह से मैं वीडियो और भी बनाता रहूँगा ताकि मेरे और सब्सक्राइबर भी पूरे हो जाएँ। अगर आपको और भी सेटिंग चाहिए तो वो मेरे चैनल पे ये वीडियोज़ आपको मिल जाएँगी। यहाँ पे आईटेल की सेटिंग तो मैंने बता दी है और वर्ल्डट्रॉनिक की सेटिंग भी मैंने 2-3 दफ़ा बताई हुई है। तो फर्दर मेरी वीडियोज़ आता रहा करेंगी इस चैनल के ऊपर। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और मुझे सपोर्ट करते रहिएगा और मेरे सब्सक्राइबर जो हैं वो भी जल्द ही पूरे हो जाएँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में भी शेयर कर दिया करें और वीडियो को तो लाज़मी लाइक किया करें। तो क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में और फिर साथ उसके जो उसको एडिट करना और काफ़ी टाइम लगता है। ये टाइम टेकिंग है, साथ में जो ये काम है ये भी करना होता है और साथ जो इंस्टॉलेशन है वो भी करनी होती है और जो लोगों को वीडियो कॉल पे सेटिंग करवाना वो भी मैंने करना होता है। इसके साथ काफ़ी चीज़ें जो हैं टाइम लेती हैं, तो आप मेरी मेहनत को थोड़ा-सा एप्रिशिएट कर दिया करें ताकि मुझे भी अच्छी खुशी महसूस हो और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए इल्म की जो चीज़ें हैं वो लेके आऊँ और आपको बहुत ही फ़ायदा होगा सीखने में। ताकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग को भी ये घर बैठ के ये चीज़ें पता चलें। असल में इंस्टॉलर जो है वो ऐसी चीज़ें ना ही बताते हैं, आखिरकार वो बताएँगे कैसे? उनको खुद नहीं पता होती। वो डिप्लोमे करके या एक-दूसरे की जो वायरिंग है वो वहाँ से मोहल्ले से सीख के आ जाते हैं और सोलर लगाना शुरू कर देते हैं। बाद में लोगों के मसले आते हैं और वो हाँ, मेरे जैसे लोगों से राब्ता करते हैं कि यार ये मसला आ रहा है, तो मैं फिर उनके मसले जो है वो हर तरह के सॉल्व कर देता हूँ। तो बहुत शुक्रिया आपका मेरी वीडियो देखने का। चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोबारा और वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।